Hello students, welcome you all on digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. I am Dr. Sunil Chaudhary, Assistant Professor Zoology. So today we are discussing about the syllabus and paper patterns and scope of zoology. Only today we will discuss only introductory parts. So एमएससी फाइनल जूलॉजी के पेपर की अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पेपर यहाँ पे चलते हैं आपके और कौन कौन से पेपर्स में किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न होता है, वो सब चीज़ें अपने को देखनी है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है आपका, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को देखना है अपने को। और साथ में ही थोड़ा सा जूलॉजी अगर आपने सब्जेक्ट ली है तो उसके बारे में भी अपने को थोड़ा सा डिस्कस करना है कि भाई इसका क्या स्कोप है फ्यूचर में जाके। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर हमने एमएससी कर लिया, अब क्या करना चाहिए आगे, कुछ पता ही नहीं है हमें इस चीज़ का। तो उन सब चीज़ों के लिए अपन थोड़ा सा जूलॉजी के स्कोप की बात करेंगे। उसके बाद में कौन कौन से पेपर्स चलते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, कौन से स्पेशल पेपर्स होते हैं, कौन से पेपर्स में क्या सब्जेक्ट है, क्या स्कोप है, वो सब चीज़ें अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है लोगों से, जूलॉजी क्यों, आपने क्यों लिया जूलॉजी सब्जेक्ट? इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं था कि आपके पास चॉइस थी केमिस्ट्री बॉटनी? क्योंकि मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है जो पीजी करने के बाद में पूछते हैं कि सर अब क्या करें। वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप अपना एम डिसाइड नहीं कर पाते, आपका गोल डिसाइड नहीं कर पाते, तब तक सक्सेस नहीं मिलती। तो सक्सेस तब मिलेगी जब आप जिस स्ट्रीम में जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। मान लीजिए आप जूलॉजी में जा रहे हैं या केमिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं या बॉटनी में जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं? उस सब्जेक्ट की पेरिफेरी पे जाइए, पहले थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज पता कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, या ये सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है। कुछ लोग घर वालों की मर्ज़ी से सब्जेक्ट चूज करते हैं कि मुझे पेरेंट्स ने कहा कि आपको जूलॉजी लेना है, जूलॉजी ईजी होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों के दिमाग में है जूलॉजी गलत होता है, वो इजी होता है, उनको दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। क्योंकि जूलॉजी हर सब्जेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हर सब्जेक्ट की इक्वल इम्पोर्टेंस है, हर सब्जेक्ट उतना ही ईजी है और उतना ही हार्ड है। पढ़ने वालों के लिए ईजी नहीं, पढ़ने वालों के लिए हार्ड है। यहाँ जूलॉजी की भी अपन वही बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि मैंने कहा कि जूलॉजी ही क्यों, अब आपने ले ली जूलॉजी, अब फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब क्या करना है अपने को, फ्यूचर क्या है अपना। जब आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया और फ्यूचर क्या है, अब फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं आप। पिछली बार आपको कोविड की वजह से प्रमोट कर दिया गया, कोविड-19 की वजह से प्रमोट कर दिया, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, आपने सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं पढ़ पाए, आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाए, तो आप प्रीवियस की बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम आने वाली है। थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता करना पड़ेगा कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसा पैटर्न आता है। आपको यूनिवर्सिटी का पैटर्न भी नहीं पता अभी, तो मैं ये सब चीज़ें आज डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद में कुछ अपना मेन स्ट्रीम है उसको भी अपन साथ में चालू करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने कहा जूलॉजी ही क्यों। अब आपने जूलॉजी ले लिया तो जूलॉजी में थोड़ा सा स्कोप की बात कर लेते हैं अपन, क्या कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो सकती हैं या प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। दोनों ही सेक्टर में आप जा सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। यानी गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोनों में जैसे बात करें अपन, तो सबसे पहले अपन पब्लिक सेक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें जैसे टीचिंग, सबसे पहले ऑप्शन लोगों के पास यही होता है कि एमएससी करने के बाद में नेट कर लिया जाए। नेट क्वालिफाई करते ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर।
पहले लेक्चरर होता था, अब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए 2001 के रूल के अकॉर्डिंग आपको पीएचडी करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो अपने इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, वो कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। उसके थ्रू भी आप आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं। उसके लिए आपको जूलॉजी या बॉटनी आपके सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। साथ में ही राजस्थान गवर्नमेंट करवाती है आरएफएस। सब स्टेट्स अपने अलग अलग स्टेट के टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं। राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस है, इसको अभी मॉडिफाई कर दिया और नाम दे दिया एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये अभी कुछ दिन बाद में एग्ज़ाम होने वाली है। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट देती है। इसके साथ में ही कुछ जैसे रेंज ऑफिसर हैं, उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। साथ में बहुत सारे जू या म्यूजियम या बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी हैं, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसमें केयर टेकर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, फील्ड उसमें डेटा मैनेजमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए उनके आप वेटेनरी में जाकर आप डॉक्टर भी बन सकते हैं इनके। ठीक है, तो उस फील्ड में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही आप बहुत हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट होती है, या बहुत सारे हॉस्पिटल डिजीज़ कंट्रोल के लिए प्रोजेक्ट चलाते हैं, जैसे मलेरिया प्रोजेक्ट चल रहा है, डेंगू प्रोजेक्ट चल रहा है। उन प्रोजेक्ट्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जूलॉजी एमएससी करने के बाद में। लेकिन वो क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। कुछ जगह आपको फर्स्ट डिग्री मांगते हैं, कई जगह सेकंड, तो आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स होना ज़रूरी है आपके। उसके बाद में बहुत सारे गवर्नमेंट के एनजीओ चलते हैं, उन एनजीओज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में ही आप रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा वास्ट एरिया है जो आपके पास खाली पड़ा है अभी आपने कोविड-19 के दौर में देखा कि हम डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्री में सब चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं। हमारे पास पहले इतनी लेबोरेटरीज और इक्विपमेंट्स नहीं थे कि हम सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकें। अब अपन ने धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ा ली है, इसलिए अच्छे रिसर्चर्स की ज़रूरत है। तो आप एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेराइन साइंटिस्ट बन सकते हैं, समुद्री ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, जैसे जेडएसआई है, WII है, आफरी है अपने जोधपुर में, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं आपका अगर बर्ड्स में इंटरेस्टेड हैं आप तो। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट है आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट फेलो, रिसर्चर्स, PhD के रूप में वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ा एरिया आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुला है। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, उनमें भी आप जैसे मान लीजिए आपने MSc में स्पेशलाइजेशन कैंसर में किया तो कैंसर से रिलेटेड हॉस्पिटल हैं तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी में किया है तो आप इससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट हैं या हॉस्पिटल में डेमोन्स्ट्रेटर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगाते हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में NGOs इतने सारे बहुत बड़े बड़े NGOs हैं, जैसे WFF वर्ल्ड वाइड फंड जो NGO है वो कंजर्वेशन से रिलेटेड खूब काम कर रहा है। बहुत सारे NGO एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं। कुछ स्पीसीज जो थ्रेटन कैटेगरी में है या एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों जगह आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है,
अब मैं थोड़ा सा आपको टीचिंग के लिए बताना चाह रहा हूँ नेट के बारे में, क्योंकि अब आपने एमएससी कर लिया, एमएससी फाइनल में है, तो आपके पास सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल है वो नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी नेट कंडक्ट करवाएंगे यूजीसी या सीएसआईआर, उसको क्वालिफाई करना है आपको। चलिए थोड़ा सा अपन नेट, सेट और पीएचडी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड या टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए बहुत कंपलसरी है। आपको नेट क्वालिफाई होना पड़ेगा, सेट होना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी आपको। नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट का मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और पीएचडी फिलॉसफी इन डॉक्टरेट। ठीक है, तो आपको इसमें से सबसे पहले एमएससी करते ही, आजकल आप ग्रेजुएशन यानी बीएससी थर्ड ईयर पास करते ही नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आता है नेट में। ठीक है, उसके बाद में आप अगर थर्ड ईयर के साथ में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप अगर 2 साल में पीजी कर लेते हैं तो वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, अदरवाइज वो ख़त्म हो जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन बात कर रहे हैं कि नेट में होता क्या है सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर नेट में ये बॉटनी कैसे आ गई थी, हमें तो पता ही नहीं था बॉटनी भी आती है उसमें। नेट का सिलेबस देखिए, लाइफ साइंस, अपने यहाँ लाइफ साइंस चलती है। ठीक है, बहुत इंस्टीट्यूट होंगी जहाँ लाइफ साइंस के नाम से ही चलती हैं ब्रांचेज। तो लाइफ साइंस वाला जो पार्ट है अपना नेट के लिए, उसमें जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इतने सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। ठीक है, साथ में इम्यूनोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट लाइफ साइंस के सब्जेक्ट हैं। तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तब नेट क्वालिफाई, यानी कि 13 यूनिट हैं, उनमें से आपको सेलेक्टेड यूनिट्स पढ़नी है। वो सेलेक्टेड यूनिट या 5 या 6 यूनिट्स आपको सिर्फ पढ़नी है। देखिए उनमें आपको पता है कि भाई जूलॉजी की कितनी यूनिट्स हैं, वो देख लें आप। उसके बाद में बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से कुछ यूनिट्स आपको जो इजी लगे कि अपन इनको कवर कर सकते हैं, वो यूनिट्स आप पढ़ सकते हैं। तो 6 से 7 यूनिट मान के चलिए आपके जीआरएफ के लिए सफिशिएंट है। थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, फिर अपन यूनिवर्सिटी पैटर्न पे आते हैं। नेट एग्ज़ाम के लिए आप जाएंगे, 3 पार्ट्स आते हैं। पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट हैं आपके पास में। फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में 75 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड में 35 अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ 25 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखिए, 30 में से 15 क्वेश्चन करने हैं, 50 में से 35 करने हैं, 75 में से ओनली 25 करने हैं। ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, यानी 30, 70, 100, टोटल कितना हो गया 200 मार्क्स। आपको 200 में से सिर्फ अबव 100 मार्क्स लाने हैं, देन आप नेट क्वालिफाई या जीआरएफ कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। यहाँ देखिए 3 कैटेगरीज बनती हैं। एक एसपीएम कैटेगरी होती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, यानी कि सबसे हाई रैंक जो आती है उनको एसपीएम मिलती है, यानी फेलोशिप मिलते हैं। जब आप रिसर्च करते हैं तो अप्रोक्स 40-50,000 पर मंथ आपको ग्रांट मिलती है, वो यूजीसी देगी या सीएसआईआर। अपने जो नेट है वो सीएसआईआर इंस्टीट्यूट है, वो कंडक्ट करवाती है। आजकल सारे नेट के जो टेस्ट हैं वो एनटीए जो एजेंसी बनी हुई है, टेस्टिंग एजेंसी है, वो करवाती है। ओके, तो अपने को इनमें से
सेलेक्ट करना है। 75 में से 25 क्वेश्चन ही करने हैं। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस या 35 या 15 वही क्वेश्चन चेक होंगे। आप 175 पूरे कर देते हैं तो शुरू के ओनली 25 क्वेश्चंस चेक होंगे। यहाँ 50 कर दिए, ओनली 35 चेक होंगे। यहाँ अपने पूरे 30 कर दिए तो यहाँ मात्र 15 क्वेश्चन चेक होंगे। तो ये सारा का सारा आपका क्राइटेरिया है, इसमें से आपको चूज करने हैं कितने क्वेश्चंस करने हैं। देखिए मैंने कहा पेपर जो आपका पैटर्न है वो पेपर पैटर्न ये फॉलो करता है कि आपको हर यूनिट में से क्वेश्चंस करने हैं और यूनिट डिसाइड है, उसमें हर चीज़ हर जो क्वेश्चन है यूनिट के हिसाब से आता है। जैसे मान लीजिए फिजियोलॉजी तो 5 क्वेश्चन सारे के सारे फिजियोलॉजी के, फिर इम्यूनोलॉजी 5 क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी के, इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। तो जब आपने 5 यूनिट्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी यूनिट्स में से क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं होंगे। बहुत से स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि सर अभी हम बहुत तैयारी करी थी लेकिन नेट नहीं हो पाया। अरे आपको किसने बोला था 13 यूनिट पूरी पढ़ने के लिए? आपको सिर्फ 4, 5 या 6 यूनिट पढ़नी है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको ही अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब था नेट के बारे में। अब अपन अपने पेपर पे आते हैं, सब्जेक्ट पे आते हैं और उसके बाद में यूनिवर्सिटी पैटर्न पे और आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए अपन बात कर रहे हैं एमएससी की, एमएससी फाइनल जूलॉजी की। तो एमएससी फाइनल जूलॉजी में यहाँ आपके पास में 6 पेपर चलते हैं, ठीक है। आपके फर्स्ट पेपर होता है बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स, बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स पहला पेपर होता है, ठीक है। दूसरा जो आपके पास में पेपर होता है वो होता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, ठीक है। थर्ड जो पेपर है आपका वो होता है जीन एंड डिफरेंशिएशन, जीन्स एंड डिफरेंशिएशन। फोर्थ जो पेपर है वो होता है आपका टूल्स एंड टेक्निक, टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी। उसके बाद में आपका पेपर 5th और पेपर 6th ये होते हैं स्पेशल पेपर। ये स्पेशल पेपर्स हैं आपके जो आपको एमएससी फाइनल में चूज करने होते हैं। अपने यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 13-14 के आसपास स्पेशल पेपर्स चलते हैं, उनमें से आपको चूज करना है कौन सा पेपर आपको लेना है। बहुत से ये जो पेपर्स का क्राइटेरिया है वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से बना हुआ है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग ये जो पेपर्स हैं स्पेशलाइजेशन के वो चलाते हैं। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें लेबोरेटरी की फैसिलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो उनको मान्यता देती है कि आपको ये कोर्स चलाना है, ठीक है। तो यहाँ अपने मेहता इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ अपने इन्वायरमेंटल साइंस स्पेशल पेपर के रूप में चलता है, ठीक है। तो इन पेपर्स के अलावा 2 स्पेशल पेपर्स आपको चूज करने हैं एमएससी फाइनल में, ठीक है। वो मैंने कहा इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट के पास कौन सा पेपर चलता है। अगर आप डिपार्टमेंट से कहीं यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहाँ आपके पास में बहुत सारे स्पेशल पेपर का क्राइटेरिया होता है। उन पेपर्स की यहाँ अपन कुछ पेपर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से पेपर्स हैं स्पेशल पेपर और क्या क्या उनमें स्कोप है, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं।
ये जो पेपर्स हैं आपके बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट पेपर है, इसमें अब तक आपने थर्ड ईयर में कोऑर्डिनेट पढ़ा, उससे पहले आपने सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़े। यहाँ कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स की जो स्पीसीज हैं उनमें जैसे हर्डमानिया है, वेलेनोग्लोसस, हर्डमानिया, इसके अलावा आपकी पेट्रामाइजोन और ये सब स्पीसीज हैं, इनके बारे में आपको डिटेल से स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बाद में जितने भी कोऑर्डिनेट्स के फाइलम है, एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं, उन सब के बारे में अच्छे से आपको डिटेल से पढ़ना है। ऑर्गन्स का इवोल्यूशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें यहाँ अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा पेपर चलता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इथोलॉजी। इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सारी आपकी जो भी मान के चलिए, जैसे आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इनकी टर्मिनोलॉजी, इसके साथ में फूड चेन, फूड वेव और ये सब जो चीज़ें हैं वो अपन इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। इथोलॉजी में अपन बिहेवियरल स्टडी करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका व्यवहार कैसे चेंज होता है उसके बारे में अपने को स्टडी करनी है। कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे निकोटिन वर्जन था, लोरेंज था, इन्होंने क्या किया था, कि किस पे इसने स्टडी की थी, वो सब चीज़ें देखनी है, मैकेनिज्म देखनी है उनकी। उसके अलावा फिर अपने को जीन और डिफ्रेंशिएशन, अगला पेपर मैंने कहा फर्स्ट ईयर में आपने इस पेपर को डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा था, यहाँ अपन जीन लेवल तक बात करते हैं। जीन्स की कैसे बॉडी में फंक्शनिंग होती है, कौन कौन से जीन उसको कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए कि बॉडी के एक्सिस कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो अपने हिंडलिम फोरलिम कौन से जो जीन्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं। इसी के साथ में जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, अभी तक अपन पढ़ रहे थे कि XX क्रोमोजोम और XY क्रोमोजोम है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अभी अपन यहाँ बात करेंगे इन पे कुछ जीन्स हैं, ठीक है, जैसे SRY जीन है, SXL जीन है, ये जो जीन्स हैं ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो उनकी बात करेंगे अपन यहाँ। टूल्स और टेक्निक्स, बायोलॉजी में कौन कौन सी टूल्स अपन यूज करते हैं, क्या कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जैसे आप लेबोरेटरी में करते हैं, माइक्रोस्कोप करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज करते हैं। तो ये सारी टूल्स और इनकी टेक्निक क्या है, किस तरीके से यूज करना है, वो आप पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में 2 स्पेशल पेपर आप अपने यहाँ, मैंने बताया मेहता इंस्टीट्यूट में स्पेशल पेपर आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के रूप में पढ़ते हैं। उसमें जो फर्स्ट पेपर है आपका इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। सेकेंड जो पेपर है उसमें टॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की अपन बात करते हैं उसमें। देखिए यहाँ कुछ स्पेशल पेपर के नाम मैं लिख रहा हूँ आपको। देखिए स्पेशल पेपर में जैसे कैंसर बायोलॉजी, रेडिएशन बायोलॉजी, उसके बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके बाद में एंटोमोलॉजी, उसके बाद में सेल एंड मोल, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, इसके बाद में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ENVS बायो, इसके बाद में वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ बायो की बात करते हैं अपन। इसके अलावा अपन जैसे फिशरीज बायोलॉजी, फिश बायोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा आप रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ये सारे के सारे स्पेशल पेपर्स होते हैं। इनमें से आपको एक पेपर के 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। सारे ही पेपर्स अपनी जगह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरी होती है कि सर स्पेशल पेपर क्या लें हम,
कैंसर बायोलॉजी लें, रेडिएशन बायोलॉजी लें या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी लें, वो मैंने कहा आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको फील्ड से रिलेटेड वर्क करने में इंटरेस्टेड हैं आप, तो आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ले सकते हैं। वहाँ आप वो जो सब्जेक्ट लेंगे उसमें आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा अपन जैसे बात करें कैंसर, अगर आपका प्रैक्टिकल वर्क करने में आप इंटरेस्टेड हैं, सेल पे डिपेंडेंट हैं, सेल पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस पे है और किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। मैंने अभी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताई थी कि इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को आप जूलॉजी में पा सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, एक स्पेशल पेपर्स आपको लेना पड़ेगा। यानी एक पेपर लेंगे जैसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी तो उसमें 2 पढ़ने पड़ेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में 2 पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके स्पेशल पेपर्स के बारे में हुआ। अब अपन थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का पैटर्न देखते हैं, क्योंकि पिछली बार क्लास में प्रमोट हुए थे, आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पैटर्न पता नहीं है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर करने हैं, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि सर पेपर में ये आया था और मैं तो सब कुछ करके आया था लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले। भाई मार्क्स कैसे मिलेंगे, आपको पेपर का पता ही नहीं है, आप तो नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, आपने यूनिवर्सिटी का पैटर्न ही फॉलो नहीं किया, तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको कैसे पैटर्न फॉलो करना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो 20 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर वाले आएंगे 20 क्वेश्चंस, है ना, 20 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर वाले। फर्स्ट में आपको 25 वर्ड्स में इनके जवाब देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने आपको, सिर्फ लिमिट में बंधे हुए हैं। ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 20 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके जवाब देने हैं आपको, सबके लिए कंपलसरी हैं, सब यूनिट्स में से पूछे जाएंगे। 1 नंबर के हैं तो 20 मार्क, तो ये हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, टिप्पणियाँ लिखना, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स ये बोल सकते हैं अपन, शॉर्ट नोट्स। इन पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये आपको 4x5 ये एक क्वेश्चन में आपको 4 मिलेंगे, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में 8 शॉर्ट नोट्स होंगे, उनमें से 4 करने हैं आपको, 4 करने हैं, 5 मार्क्स कैरी करते हैं, तो टोटल हो गए 20 मार्क्स। यहाँ भी 20 मार्क्स, यानी कि थर्ड और फोर्थ में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, उनमें आपके पास में चॉइस है, 2 क्वेश्चन होंगे, एक में 4 शॉर्ट नोट्स और दूसरे में 4 शॉर्ट नोट्स। ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन में 4 शॉर्ट नोट्स और सेकंड में 4 शॉर्ट नोट, है ना। ये 5-5 नंबर के होंगे, टोटल 20 मार्क्स के। तो अपने पास में 20, यानी कि टोटल कितने हो गए, 60 मार्क अभी तक अपन ने कैरी कर लिए। इसके बाद में क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये जो हैं आपके, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। लॉन्ग आंसर 1000 वर्ड वाले आंसर्स हैं, इनमें आपको लॉन्ग आंसर्स देने हैं। इसमें भी आपके पास चॉइस है, 2 यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से आपको चूज करना है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में 8 शॉर्ट आंसर्स वाले या शॉर्ट नोट्स हैं, उनको सबको कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनमें से सिर्फ 4 करने हैं। क्वेश्चन सेकंड में 4 करने हैं, क्वेश्चन थर्ड में 4 करने हैं, चूज करके आपको। ऐसा नहीं करना आपको कि 2 ऊपर वाले में से 2 नीचे वाले में से, तो भी गलत हो जाएगा आपको। आपने चूज किया 4 शॉर्ट आंसर्स ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे सेकंड है तो उसमें 4 शॉर्ट नोट ऊपर आएंगे, फिर अथवा आएगा, फिर 4 शॉर्ट नोट नीचे आएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 ऊपर वाले में से चूज करते हैं, 2 नीचे वाले में से, वो तरीका गलत है। आपको या तो ऊपर वाले चारों चूज करने हैं या नीचे वाले चारों चूज करने हैं,
ठीक है। उसके बाद में फिर आपको आगे बढ़ना है, तो 4 यहाँ से सेकंड क्वेश्चन में, 4 थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, जिनमें एक एक आपको चूज करना है और उसके आंसर देने हैं। ये यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है, आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि पिछली बार आप प्रमोट होके आए थे तो इसलिए आपको पता नहीं था इस चीज़ का, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, अब अपन अपना जो मेन स्ट्रीम है उस पर बात करते हैं। अपना जो पेपर है, पेपर सेकंड, इस पेपर की अपन बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनकी बात करेंगे, और इथोलॉजी में मैंने कहा जैसे आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, उसी तरीके से अपन अगर प्राणियों की व्यवहार की बात करते हैं, जानवरों के व्यवहार को अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपन इथोलॉजी में बात करेंगे यहाँ, ठीक है। चलिए, इन्वायरमेंट की अपन बात कर रहे हैं यहाँ। इथोलॉजी अगर अलग पोर्शन है, इसके अपन बाद में बात करते हैं, इन्वायरमेंट की पहले बात करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट की बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज अपने पास में आती हैं जिनका अपने को पता होना ज़रूरी है। अगर वो टर्मिनोलॉजीज अपने को नहीं आती हैं तो अपने को ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये समझ में नहीं आएगा। अपने पास जो पूरा पेपर है उसमें आपको 3 पेपर्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। पेपर सेकंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, और आपके जो स्पेशल पेपर हैं 5th और 6th जो पेपर है स्पेशल पेपर, इन्वायरमेंटल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाला पेपर और टॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, ये तीनों पेपर आपस में काफ़ी रिलेटेड हैं, तो अपने को कोरिलेट करके इनको पढ़ना है। तो यहाँ अपन सबसे पहले इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, उनकी अपन यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जैसे बात करते हैं इकोलॉजी की, कि इकोलॉजी क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले अपने पास में वर्ड आता है इकोलॉजी। सबसे पहला वर्ड है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी किसे कहेंगे? देखिए, इकोलॉजी भी अलग ब्रांच चलती है आजकल, तो इकोलॉजी में एमएससी भी होने लग गई। तो अपने को इन्वायरमेंट में जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि इकोलॉजी किसे कहेंगे। तो इकोलॉजी अपन कह सकते हैं देखिए, इकोलॉजी की अगर अपन डेफिनेशन देना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। देखिए, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इन्वायरमेंट का इसके साथ में और इसका इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप हो, उसको अपन बोलते हैं इकोलॉजी। तो द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इसके लिए डेफिनेशंस यूज़ की थी, लेकिन मुझे सबसे परफेक्ट यही लगा। समझने के हिसाब से आप इजी गोइंग इसको समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को अपन इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, इकोलॉजी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है ओइकोस, ठीक है, ओइकोस, और दूसरा जो वर्ड है वो आपके पास में है ओइकोलॉजी। ठीक है, लोगस। दोनों जो वर्ड्स हैं आपके उनसे मिलकर बना हुआ है। ओइकोस मतलब होता है, एक और वर्ड है, ठीक है, ओइकोस का मतलब होता है होम या प्लेस।
प्लेस टू लिव, रहने का जो स्थान है, ठीक है। ओइकोस का मतलब क्या हुआ, ग्रीक वर्ड है ओइकोस, और लोगस, लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि ओइको लोगस, दो वर्ड, इकोलॉजी, ओइकोस, ओइकोस का मतलब होम या प्लेस, रहने का जो एरिया है आसपास, मान के चलिए अपन किसी एरिया में रह रहे हैं, ये अपना एरिया है, तो उसके आसपास, ठीक है, जो अपन जो एरिया रह रहे हैं उसकी स्टडी करें, ठीक है। तो वही हो गया ना अपना इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट किसे कहेंगे भी, नेक्स्ट अपन मूव करें, इन्वायरमेंट वही तो है जो चारों तरफ से आपको घेर रखा है, वो इन्वायरमेंट है, तो उसकी स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो, उसको अपन इकोलॉजी बोलते हैं। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस, ओइकोस का मतलब होता है होम या प्लेस, रहने के लिए, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, उस एरिया की स्टडी करना। सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था एक साइंटिस्ट थे, ई हैकल, अर्नेस्ट हैकल। ई हैकल साइंटिस्ट ने इस वर्ड का यूज किया था, लेकिन इसका जो फादर है वो रीटर को मानते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी, रीटर को फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं या मानते हैं, लेकिन जो इकोलॉजी टर्म है वो सबसे पहले यूज किया था अर्नेस्ट हैकल ने, और रीटर को फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। और इंडियन इकोलॉजी के फादर रामदेव मिश्रा को मानते हैं, आर.डी. मिश्रा। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी के फादर के रूप में अपन रामदेव मिश्रा को जानते हैं। प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके इकोलॉजी के बारे में काफ़ी स्टडी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए अब क्या करते हैं, इकोलॉजी को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं या टू टाइप्स के रूप में पढ़ते हैं। एक होती है ऑटो इकोलॉजी, एक होती है सिंकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी और दूसरी होती है ऑटो इकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी, ठीक है। ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। अपन बहुत सारी चीज़ें फिर बात करने वाले हैं, स्पीसीज किसे कहेंगे, उसके बाद में पॉपुलेशन क्या है, उसके बाद में इकोसिस्टम क्या है, बायोम क्या है, रिजर्वर क्या है, इन सब के अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ ऑटो इकोलॉजी का मतलब है कि किसी स्पीसीज स्पेसिफिक का उसके इन्वायरमेंट के साथ में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी कि स्पीसीज स्पेसिफिक का ऑटो इकोलॉजी मतलब
स्पीसीज स्पेसिफिक का इन्वायरमेंट के साथ में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज different as species in area, different species in area और उनका इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप है। बहुत सारी स्पीसीज हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान के चलिए ये एरिया है अपने पास में, इसमें एक तो सिंगल स्पीसीज, यहाँ मान लीजिए कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही रह रहे हैं सारे के सारे, तो उनका इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप देखना हो तो उसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। और ह्यूमन के साथ में डिफरेंट स्पीसीज और भी हैं यहाँ पे, जैसे प्लांट स्पीसीज भी हैं, काऊ स्पीसीज भी है, बफेलो स्पीसीज भी है, टाइगर, लोइन, सब का है। तो वो डिफरेंट स्पीसीज का उस एरिया में, इस एरिया में डिफरेंट स्पीसीज रह रही हैं, उनका उस एरिया के इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप देखनी है तो वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, ऑटो इकोलॉजी और सिंकोलॉजी, यानी स्पीसीज स्पेसिफिक का इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन, दूसरा डिफरेंट स्पीसीज का इन पर्टिकुलर एरिया में उस इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप, यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो अपन इकोलॉजी की बात करते हैं। अपन ने बात की इकोलॉजी की, अब बात करते हैं दूसरा जो वर्ड अपना इन्वायरमेंट। देखिए टर्मिनोलॉजी पे जाइए, मैंने कहा सबसे पहले अपने को जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर वो टर्मिनोलॉजीज अपने को नहीं आती हैं तो इसका मतलब जो इन्वायरमेंट अपना पेपर है वो अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं से चलती हैं। अभी जैसे अपन बात करेंगे कि स्पीसीज, पॉपुलेशन और इंडिविजुअल, उसके बाद में अपन देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्वर, आपको पता ही नहीं है तो अपन इनको कैसे आगे पढ़ पाएंगे। देखिए, तो इन सब टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में अपने को पहले पता होना चाहिए। तो अपन बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट किसे कहेंगे, तो इन्वायरमेंट सिंपल सी भाषा में अपन जानना चाहें तो अपन जिससे, या जो भी ऑर्गेनिज्म चारों तरफ से जिससे एफिनिटी रखता है या जिससे चारों तरफ से घिरा हुआ है उसी को तो इन्वायरमेंट कह रहे हैं। तो अगर एक साइंटिफिक डेफिनेशन अपन देना चाहें तो अपन कह सकते हैं एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म, everything that surround and affect of an organism during its lifetime is collectively known as environment। ठीक है, तो साइंटिफिक डेफिनेशन अपने पास में क्या आ गई, साइंटिफिक डेफिनेशन के रूप में अपन कह सकते हैं कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ में कभी भी, लाइफ टाइम में कभी भी इसको ऑर्गेनिज्म को, मतलब चारों तरफ से अपना जो इन्वायरमेंट है वो अपने को चारों तरफ से घेर के रखता है, तो या तो वो आपको अफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। अभी मान लीजिए इन्वायरमेंट में कोई चेंजेज हो रहे हैं तो आप अफेक्ट होंगे उससे, चाहिए आप सर्दी गर्मी को देख लीजिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। बहुत बार कोई स्टूडेंट गांव से आता है, शहर में आता है, तो कॉलेज में, नई कॉलेज में जाता है तो कुछ दिन उसका मन नहीं लगता, वहाँ पे इन्वायरमेंट सूट नहीं करता, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को, सर कॉलेज का इन्वायरमेंट सूट नहीं हुआ, मतलब कि गांव से वहाँ गया तो बहुत सारी चीज़ें उसको चारों तरफ से अफेक्ट कर रही थी। किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से लोगों के साथ रहना है, किस तरीके से क्लास का इन्वायरमेंट है, क्या बोलना है, हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, तो वो सारी चीज़ें जो उसको अफेक्ट कर रही थी वो क्या थी, इन्वायरमेंट। तो साइंटिफिक डेफिनेशन अपने पास में क्या हुआ कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इट इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में बात करें अपन तो इन्वायरमेंट जो है आपका, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स,
कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। तो जो इन्वायरमेंट है दोनों तरीके से आपको इफेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंट में कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके जैसे मान के चलिए ग्रीन प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, जू प्लैंक्टॉन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ह्यूमंस हैं, अदर एनिमल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ गए? बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो अपन कह सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए? ग्रीन प्लांट्स हो गए, डीकम्पोजर्स हो गए, सिम्बायोंट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मैन और मंकी, एलिफेंट जो भी हैं वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करें हैं तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके मान के चलिए एनर्जी है, रेडिएशन है, जैसे सोलर एनर्जी है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है जो एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी हो गई, टेम्परेचर हो गया, रेडिएशन हो गया, वाटर हो गया, गैसेज हो गई इन्वायरमेंट में, वो सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो किसी ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से सराउंड्स करते हैं या अफेक्ट करते हैं वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। इन्वायरमेंट को देखिए अपन दो तरीके से और इसको डिवाइड कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को आप पढ़ेंगे आगे तो दो तरीके से इन्वायरमेंट को अपन डिवाइड करते हैं कि एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड दूसरा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अपन बात करें तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको जो भी इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे गैसेज है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये सारे के सारे एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो इनसे मिलकर जो इन्वायरमेंट बना हुआ है जो इनसे अफेक्ट कर रहा है आपको वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। और जो अंदर की तरफ है, जैसे मान के चलिए अपन बात कर रहे हैं अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? बॉडी सरफेस चारों तरफ से क्लोज्ड है, तो वो जो अंदर का इन्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मान के चलिए सेल है, सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो वो सेल ऑर्गेनेल्स किससे? साइटोप्लाज्म से कवर है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है अंदर की तरफ, तो उनका वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें अपन कि सेल का आउटर इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो। इंटरनल इन्वायरमेंट में अपन कहते हैं कि सेल में सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म और ये सब चीज़ें हैं। आउटर में सेल बॉडी वाल सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उसके बाद में जो भी बॉडी के जो भी पार्ट्स वगैरह जो जितने हैं तो वो हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर पार्ट्स या आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक्सटर्नल और इंटरनल। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी या जिनको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। सारा घूम फिर के वहीं चल रहा है इकोलॉजी। अपन ने कही दिया ना कि ऑर्गेनिज्म और उसका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशन। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी इकोलॉजी तो आ गई, तो उन्हीं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी चलती हैं जिनकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल,
ठीक है। इंडिविजुअल किसे कहेंगे अपन? इंडिविजुअल उसको बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी कि इंडिविजुअल उसको कहेंगे जो अकेला फंक्शन कर सके, इंडिविजुअली एक्ट कर सके या फंक्शन कर सके, उसको अपन इंडिविजुअल बोलते हैं। जैसे मान के चलिए ह्यूमन पॉपुलेशन है, अभी अपन को बोलें कि क्लास में 10 लड़के हैं तो पूरी क्लास हो गई। मैं कहूँ कि इंडिविजुअली एक एक खड़ा होना और आंसर देना, ठीक है, तो सिंगल उनमें से क्या होगा, क्योंकि उन 10 में से वो एक भी फंक्शन करने के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना सब मिलकर करेंगे, तो वो स्टूडेंट भी फंक्शन कर सकता है और 10 भी कर सकते हैं। तो एक जो उनमें से अगर फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ, इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल पूरी क्लास ले रही है, उसमें से एक वो स्टूडेंट्स जवाब दे रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल जवाब आ रहा है एक एक का, ठीक है। तो इंडिविजुअल का अपन साइंटिफिक भाषा में अगर डेफिनेशन देना चाहें तो क्या कहेंगे अपन कि इंडिविजुअल वो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंडेंटली वो फंक्शन कर सकता है या एक्ट कर सकता है, उसको अपन ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये बहुत बार अपन यूज करेंगे अपने इन्वायरमेंट के पेपर में और इकोलॉजी में कि बार बार ये पूछेगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, तो अपने को पता रखना है कि इंडिविजुअल क्या चीज़ होती है। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं अपन पॉपुलेशन। दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन किसे कहेंगे, पॉपुलेशन किसे कहेंगे अपन? पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे कोई स्पीसीज का ग्रुप, उसको अपन कहेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। मान के चलिए जैसे अपना सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हर 10 साल से अपना सेंसस होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जैसे 2011 में हिंदुस्तान की कितनी आबादी थी, ठीक है, अपन बोलते हैं ना 102 करोड़ भारतीय, तो वो कहाँ से आया अपने पास डेटा? सेंसस किया अपने पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन का मतलब एक स्पीसीज के, यानी ह्यूमन बींग्स ही हैं सब, एक टाइम पीरियड पे, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे एक स्पीसीज का, स्पेसिफिक स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। तो पॉपुलेशन कहें, पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या हुआ कि पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म usually of the same species occupying defined area during a lifetime या specific time, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन पॉपुलेशन। अब देखिए पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो पॉपुलेशन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? तो उसमें ग्रोथ रेट निकालने के लिए अपन कि टाइम पीरियड पे देखते हैं इंडिविजुअल्स में कितनी ग्रोथ हुई, पॉजिटिवली ग्रोथ हुई या नेगेटिवली ग्रोथ हुई। तो अपन देखते हैं कि मोर्टेलिटी रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन निकालते हैं। तो पॉपुलेशन को अफेक्ट कौन करता है? देखिए पॉपुलेशन को कौन अफेक्ट करेगा? या तो ग्रोथ रेट यानी बर्थ रेट, जो बच्चे जन्म लेंगे वो इफेक्ट करेंगे, और या फिर इमिग्रेशन। देखिए एक होता है माइग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब माइग्रेट करना, इमिग्रेशन का मतलब माइग्रेट करके आना। मान के चलिए ये कोई एरिया है, अपन इंडिया की बात करें, इंडिया है, तो इसमें पॉपुलेशन को अफेक्ट कौन करेगा? ग्रोथ रेट कौन बढ़ाएगा? या तो बर्थ हो, बच्चों का जन्म हो, या फिर डेथ रेट कम हो, ठीक है, डेथ रेट कम हो, और या फिर बर्थ रेट ज़्यादा हो। इसके अलावा इमिग्रेशन, इमिग्रेशन या बर्थ रेट दोनों इफेक्ट करते हैं किसको? पॉपुलेशन को, ठीक है। अब पॉपुलेशन के लिए देखिए अपन बात करें कि कुछ कैरेक्टर्स हैं पॉपुलेशन के जो इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे
तो उनमें से अपन बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की या डेंसिटी की बात करते हैं, डिस्पर्जन की बात करते हैं, अपन एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अपन नेटेलिटी रेट की बात करते हैं, अपन मोर्टेलिटी की बात करते हैं अपन। तो ये सारे के सारे इसके पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि ये पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी थी अपने पास में पॉपुलेशन यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज occupying a defined area in a particular time, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम में डिफाइंड एरिया में जो भी स्पीसीज है उनके ग्रुप को अपन पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद में तीसरी चीज अपने पास में आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी किसे कहेंगे? देखिए, इंडिविजुअल से ग्रुप बन गया, ग्रुप से सोसाइटी बन जाए, ठीक है, सोसाइटी बन जाएगी। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप हो, उसको अपन ने स्पीसीज कहा, ये पॉपुलेशन कहा। अब अपन बात कर रहे हैं कम्युनिटी की, यानी कि उसमें एक स्पीसीज के अलावा और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हो, उसमें और भी बहुत सारी स्पीसीज हो, चाहे उसमें प्लांट कम्युनिटी भी हो, एनिमल कम्युनिटी हो, उसमें है ना, बायोटिक एबायोटिक किसी भी तरीके की कम्युनिटी हो, तो वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब हो गया समुदाय। समुदाय जैसे अपनी बात करें कि समुदाय में अपन क्या करते हैं, सोसाइटी है, अपनी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उसमें डिफरेंट कास्टिज्म अपन ने बना रखा है, कास्टिज्म के अकॉर्डिंग रहते हैं कि उस कम्युनिटी के लोग हैं ये, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया कि स्पीसीज के अलावा और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं उसमें, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो डिफरेंट स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज सब मिलकर क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। अब कम्युनिटी को अपन 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है मेजर कम्युनिटी और एक होता है माइनर कम्युनिटी, ठीक है। मेजर कम्युनिटी और दूसरा होता है माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी की बात करें तो लार्ज साइज की कम्युनिटी है और ये टोटली ज़्यादातर अपन कहें तो सनलाइट पे डिपेंडेंट होती है, आउटसाइड में जो सोर्स है लाइट का उस पे डिपेंडेंट होती है ये, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है अपने, तो वो सारे के सारे जो फॉरेस्ट हैं वो सन एनर्जी पे डिपेंडेंट है अपना खुद, सारा का सारा जो टोटली रूप से अपन कहें कि वो अलग तरीके से डिपेंडेंट है, वो किसी और दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो उसको अपन ने नाम दिया मेजर कम्युनिटी। अब उसमें सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो उस एवरग्रीन फॉरेस्ट में है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी अपने पास में है माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी की अगर बात करते हैं अपन तो ये क्या करती है? नेबरिंग कम्युनिटी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। माइनर जो कम्युनिटी है वो नेबरिंग कम्युनिटी पे डिपेंडेंट होती है। जैसे अपन ने बात की ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसके पास में जैसे मान लीजिए ग्रासलैंड है तो वो उस पर डिपेंडेंट है, उनकी जो स्पीसीज है वो उस पर डिपेंडेंट है, तो उसको बोलते हैं माइनर कम्युनिटी। तो मेजर कम्युनिटी और दूसरा हो गया माइनर कम्युनिटी। उसके बाद में अपन इकोसिस्टम की बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।